सभी प्यारे व्यूअर्स का मैं वेलकम करता हूं YET के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। पेशे से मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं SSC CGL के थ्रू, और इन क्लासेस के ज़रिए मैं आपको बताता हूं हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए SSC बैंक्स के एग्ज़ाम्स के लिए, अगर उनको सफलता पानी है तो आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल लेंगे, इनकॉर्पोरेटिंग लिमिट्स इसका टाइटल है। एक लीगल आर्टिकल है ये, है ना, थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हेट स्पीच के ऊपर। देखो उसी अंदाज में पढ़ना है जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद उसकी स्ट्रक्चर को और उसकी ग्रामर को अलग से लेकर के समझेंगे, ठीक है। अब जो भी ग्रामर रूल्स आप सीखोगे आज के, सारी वोकैबुलरी आप अप्लाई करेंगे इन क्विज़ के ऊपर। आज गलती से क्विज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, पर काम चला लेना, थोड़ा मुश्किल बना दिया मैंने, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बैंक वालों के लिए खासकर, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सेकंड वाला है आपका, ये सभी के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्लोज टेस्ट का। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन लाइव मिल जाएगा, पहले आप ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग लिमिट्स को, सीमाओं को इनकॉर्पोरेट करना है। अब ये क्या होता है भाई इनकॉर्पोरेट? आप एक अक्सर है ना इंडिया INC नाम का फ्रेज़ देखेंगे अगर आप बिज़नेस न्यूज़ पढ़ते हैं, है ना, खास करके बिजनेस पेज को पढ़ेंगे तो इंडिया INC में INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंक्लूड करना, कंसोलिडेट करना, इंटीग्रेट करना, अपने आप में मिला लेना, असिमिलेट करना। ये सब जो है मर्ज करने के, अपने आप में मिला लेने के सिनोनिम है। तो यहीं से बनता है इंडिया INC, इंडिया इनकॉर्पोरेट। इसका मतलब होता है भारत की सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर कंपनियां, है ना। तो हमारी मीडिया में इसको इंडिया INC की शॉर्ट फॉर्म से बुलाया जाता है। अब देखो इंक्लूड करने को, इनकॉर्पोरेट करने को, ये जो वर्ब है ना इंक्लूड, इससे एक एडजेक्टिव बनता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है हर वो चीज़ जो प्रमोट करे इंक्लूजन को, है ना, चीज़ों को अपने दायरे में लेने की कोशिश करे, ना कि चीज़ों को छोड़ने की, इंक्लूसिव। तो ये इंक्लूसिव वर्ड आप आगे देखेंगे, यहीं से कनेक्ट कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, किस बारे में लिखा हुआ है मालूम चले। कह रहा है ऑन IPC एंड हेट स्पीच, बात कर रहा है इंडियन पीनल कोड की और हेट स्पीच की, गलत बातों की, दोनों का कनेक्शन बताएगा अभी जाकर के इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है प्रपोज्ड हेट स्पीच प्रोविजंस शुड बी क्लियर एंड फ्री ऑफ वेगनेस। कह रहा है जो प्रपोज की गई हेट स्पीच की प्रोविजंस है ना, हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं और जो प्रपोज्ड हैं, अभी लगने बाकी हैं। कह रहा है ये जो प्रोविजंस हैं ये होने ही चाहिए बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल फ्री होने चाहिए किसी भी अनक्लैरिटी के, वेगनेस के। समझ गए ना, साफ साफ लिखा हो रूल्स में क्या होना चाहिए, क्या होगा, किसको कितनी सज़ा मिलेगी, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ ना लिखी हो जिसका अपराधी या सरकार दोनों में से कोई भी फ़ायदा उठा सके। समझ गए। हेट स्पीच प्रोविजंस की वर्ब है शुड बी, सब्जेक्ट है आपका, है ना, वर्ब है शुड बी। सब्जेक्ट वर्ब आपको ब्लू कलर और पिंक कलर में मिलेंगे। मेरी बात मान लो, अगर सब्जेक्ट और वर्ब आपकी पकड़ में नहीं आया तो आपका इंग्लिश में बड़ा मुश्किल है रास्ता, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, इसी से अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, हर सेंटेंस के मार्क्ड हैं, ठीक है। वेगनेस का मतलब होता है अनक्लैरिटी, एम्बिग्विटी बोल दो, इक्विवोकलनेस बोल दो, है ना। तीनों ही किसी चीज़ के साफ ना होने को दर्शाते हैं। ये वर्ड बहुत सिंपल है, आपको पता होगा। इक्विवोकल और एम्बिग्विटी को हम कई बार तोड़ के भी सीख चुके हैं, है ना। अब देखो अगर इसका एंटोनिम बनाना हो, वेगनेस का बिल्कुल उल्टा करना हो, तो अनक्लैरिटी के आगे से तो अन हटा दो, है ना, क्लैरिटी बन जाएगा, मतलब बिल्कुल उल्टा बन जाएगा, साफ साफ। और एम्बिग्विटी इसके आगे अन लगा दो और इक्विवोकलनेस के आगे अन लगा दो, तो जो है वेगनेस का बन जाएगा एंटोनिम, है ना। अब एक चीज़ मैं आपको स्पेलिंग एरर की बताता हूँ यहाँ पे। क्लैरिटी की स्पेलिंग देखो ध्यान से, वर्ड कैसे बनता है, क्लियर, क्लियर से बनती है क्लैरिटी, है ना, क्लियर से बनती है क्लैरिटी, ऐसे ही बनेगा ना, क्लियर से क्लैरिटी। लेकिन जब क्लैरिटी बनाते हैं ना तो ये बीच वाला ई ओमिट कर देते हैं, तो ऐसे बनता है क्लैरिटी। इस वर्ड में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, स्पेलिंग एरर्स में इसको ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं, एक समरी मैं दूंगा आपको किस बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे SSC हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे UPSC हो, चाहे डिफेंस हो,
हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो समरी ये है कि अभी हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए हमारी सरकार कुछ प्रोविजंस, कुछ नए कानून्स लेकर के आ रही है ना, लॉज को। हेट स्पीच क्या होती है? कोई गलत बात बोल देना, खड़े होकर के चाहे भाषण दे देना, चाहे किसी सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म पे कोई गलत पोस्ट डाल देना। ऐसी पोस्ट जो किसी की भावनाओं को आहत करे या किसी समुदाय विशेष के लिए नफरत को पैदा करे, हेट स्पीच कहलाती है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है ये एक अपने आप में बहुत ही वेलकम स्टेप है और ये होना ही चाहिए। पर इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस लॉ को बड़ा सोच समझ के बनाया जाए, कहीं इसमें ऐसी कोई प्रोविज़न ना लग जाए जिसको कोई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दे और ये लॉ जो है कोर्ट खारिज कर दे। पहली चीज़ तो ये। दूसरा आर्टिकल ये कह रहा है लॉ को इसी तरीके से बनाया जाए और लगाया जाए कि सिर्फ हेट स्पीच करने वालों पे लगाम लगे, अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कोई अगर यूज़ में ले, है ना, किसी के अभिव्यक्ति के अधिकार पे चोट ना पहुंचे, गलत बात बोलने वालों को ही सज़ा मिले। बस ये दो ही चीज़ें बोल रहा है। आज की पूरी टोन है लीगल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। आप बहुत सारी लीगल टर्म्स भी देखोगे ड्यूरिंग द आर्टिकल। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा स्पीच इज़ फ्री बट इट इज़ अ फ्रीडम दैट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा अभिव्यक्ति जो है, भाषण जो है वो फ्री है, आज़ाद है, लेकिन ये एक ऐसी आज़ादी है, इट इज़ सच ए फ्रीडम, ये एक ऐसी फ्रीडम है जो कम्स विद होती है, जो साथ में आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जिम्मेदारी के। अगर मूवीज़ देखने के शौकीन हो तो एक महान सुपर हीरो के अंकल ने भी उसको यही कहा था, बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो अभिव्यक्ति का अधिकार आपको है, लेकिन जिम्मेदारी को साथ में लेकर के चलना है। स्पीच की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है इज़, दैट की वर्ब है कम्स। इतना काम कर लिया, सेंटेंस खत्म। अब आगे बढ़ो। कह रहा है एंड रिस्पॉन्सिबल स्पीच इज़ नॉट जस्ट समथिंग दैट डज नॉट कंटेन अब्यूज़, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अब बता रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है क्या। कह रहे जो रिस्पॉन्सिबल स्पीच है ना, जो जिम्मेदार भाषण है, जिम्मेदार अभिव्यक्ति है, कह रहे वो नहीं है महज ऐसी एक चीज़, समथिंग जो कंटेन ना करे, जो अपने अंदर ना रखे ना तो गाली को, ना किसी पे लांछन को, डेफेमेशन को, और ना ही भड़काने को, किसी प्रकार की हिंसा को, वायलेंस को। तो कह रहे रिस्पॉन्सिबल स्पीच का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपके भाषण में गालियां ना हो और लांछन ना लगे हों, या आप किसी को वायलेंस के लिए भड़का ना रहे हो। और भी कई चीज़ें होनी चाहिए, वो आगे बताएगा ना। इनके अलावा अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़। स्पीच की वर्ब है इज़, दैट की वर्ब है डज नॉट कंटेन। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, समथिंग नाम के नाउन को एंटीसीडेंट लेकर के बैठा है। डेफेमेशन का मतलब होता है लांछन, डिस्पैरेजमेंट, स्लैंडर। फेम समझते हो ना, फेम, फेमस हो जाता है कोई आदमी तो फेम मिलता है ना। अगर किसी को डिफेम कर रहे हो, उसको सही वर्ड होता है डेफेमेशन, है ना। तो किसी को आप लांछन लगा रहे हो, उसके फेम को उससे ले रहे हो, उसको बदनाम कर रहे हो, डेफेमेशन होता है बदनामी। इंसाइटमेंट मतलब भड़काना। इंसाइट, इंस्टिगेट और प्रोवोक तीनों सिनोनिम है। इंसाइटमेंट, इंस्टिगेशन और प्रोवोकेशन तीनों जो है नाउन्स भी एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। तीनों के बाद में टू नाम का प्रीपोजिशन फिक्स है ना। किस चीज़ के लिए इंसाइटमेंट है भाई? इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अब एक सवाल है मेरा आपसे, रिस्पॉन्सिबल वर्ड को, एडजेक्टिव को देख करके अगर दिमाग में कुछ घंटी बजी हो तो फटाफट बताओ। सब लोग के दिमाग में बजनी चाहिए। अगर आप बहुत दिनों से आर्टिकल्स को देख रहे हो मेरे साथ, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव अपने आप में थोड़ा सा अलग है, इस पर एक रूल अप्लाई होता है। चलो ये बाद में बताऊंगा, पहले आप सोच लो। उससे पहले दूसरा रूल देख लेते हैं। कंटेन, कंप्राइज और कंसिस्ट एक दूसरे के सिनोनिम है। कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है, इन दोनों के बाद में नहीं आता। समझ गए ना। कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट सिनोनिम है। कंसिस्ट के बाद में ऑफ आएगा, इन दोनों के बाद में ऊपर वालों के नहीं आएगा। द होटल कंटेन्स 110 रूम्स। होटल में 10 कमरे हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे ऑफ मत लगाना। द होटल कंसिस्ट 10 रूम्स। होटल में 10 कमरे हैं। कंसिस्ट के बाद में क्या आता है भाई? ऑफ। समझ गए ना। कंसिस्ट ऑफ का मतलब है 10 कमरों से बन करके बना हुआ, मिल करके बना हुआ होटल है। कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स। द होटल कंप्राइजेज ऑफ 10 रूम्स। अब ध्यान देना, यहाँ पे ऑफ नहीं आना चाहिए, कंप्राइज अपने बाल लेता ही नहीं है। द होटल कंप्राइजेज 10 रूम्स, सीधे सीधे आप लिख करके आए। द होटल इज कंप्राइज्ड 10 रूम्स। होटल 10 कमरों से बना हुआ है।
जब भी आपको कंप्राइज वर्ब की थर्ड फॉर्म में किसी बी फैमिली की वर्ब के बाद मिल जाए, समझ लेना एक एडजेक्टिव है। बस इसकी एक ही एक्सेप्शन है, एडजेक्टिव फॉर्म में अपने बाद ही ऑफ ले लेता है। द होटल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 10 रूम्स, वॉज कंप्राइज्ड ऑफ 10 रूम्स, वर कंप्राइज्ड ऑफ, मान लो कई सारे होते हैं तो वर कंप्राइज्ड ऑफ 10 रूम्स, है ना। शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ 10 रूम्स। बी फैमिली की कोई वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये एडजेक्टिव बन जाएगा और अपने बाद में ऑफ लेगा। चलो ये डिटेल में कवर है ग्रामर सीरीज में, वहाँ पे लॉजिक भी बताया हुआ इसका मैंने। अब आ जाओ इस पे रिस्पॉन्सिबल पे। रिस्पॉन्सिबल एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के आगे और पीछे दोनों जगह आ सकता है पर अपने मीनिंग को चेंज कर लेगा। अगर स्पीच से पहले रिस्पॉन्सिबल लगा है तो मतलब जिम्मेदार स्पीच, एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में। अगर स्पीच के बाद में रिस्पॉन्सिबल लगा है तो इसका मतलब है किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार स्पीच, है ना। रिस्पॉन्सिबल शुरू में आए तो पॉजिटिव, बाद में आए तो नेगेटिव। अब वो सभी नाउन्स अपने दिमाग में एक बार रिपीट कर लो जो ऐसे तरह के काम करते हैं, अपनी पोजीशन के साथ में अपना मीनिंग चेंज करते हैं, है ना। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आपके साथ में मैच हो जाना चाहिए दिमाग के। इन्वॉल्व्ड, लेट, कंसर्न्ड, ठीक है। एक आधा और भी होगा, प्रेजेंट। इन्वॉल्व्ड अगर शुरू में आए तो उसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व्ड बाद में आए तो मतलब है शामिल, लेट शुरू में आए तो मतलब स्वर्गवासी, लेट बाद में आए तो मतलब देरी से आने वाला, कंसर्न्ड शुरू में आए तो मतलब चिंतित, कंसर्न्ड बाद में आए तो मतलब रेलेवेंट, संबंधित, प्रेजेंट शुरू में आए तो मतलब क्या, प्रेजेंट शुरू में आए तो हाल वाला, है ना, प्रेजेंट वाला, और प्रेजेंट बाद में आए तो इसका मतलब है हाजिर। कई बार कर चुके हैं, आज डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ये क्विज में यूज़ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बोलता हूँ थोड़े से रेगुलर रहा करो ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट हों। कह रहा है इट इज़ इंक्रीजिंगली सीन एज एक्सप्रेशन that tends not to discriminate against or incite hatred towards groups based on race, gender, caste, religious belief, sexual orientation, nationality और इमिग्रेशन स्टेटस। तो कह रहा है गाली वाली बकने की बात तो ठीक है, इसमें नहीं होनी चाहिए। अब और भी क्या नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो। कह रहा है ये इंक्रीजिंगली सीन किया जाता है, पैसिव वॉइस में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है भाई, एज लगा के बता रहा है, एक अभिव्यक्ति के तौर पे, एक्सप्रेशन के तौर पे, वो एक्सप्रेशन जो कि जिसकी आदत है नहीं डिस्क्रिमिनेट करे। टेंड टू करना मतलब आदत होना, जिसकी आदत नहीं है, टेंड नॉट टू, डिस्क्रिमिनेट करना, किसी के खिलाफ भेदभाव करना, या फिर इंसाइट करना, भड़काना किसी हेट्रेड को, घृणा को, नफरत को। और करेक्ट किसी भी ग्रुप के टुवर्ड्स, और जो ग्रुप बेस्ड हो आपकी नस्ल पे, आपके सेक्स पे, जेंडर पे, आपकी जाति पे, कास्ट पे, आपके धर्म पे, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, है ना, आप गे हैं, लेस्बियन हैं या स्ट्रेट हैं, आपकी नेशनैलिटी पे, किस धर्म से, किस जो है कंट्री से आप आते हैं, या आपके इमिग्रेशन स्टेटस से, आप किसी कंट्री में जाकर के प्रवासी तौर पे बसेंगे तो भी आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। समझे सेंटेंस को, एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर आगे बढ़ना है। कह रहा है इसको देखा जाता है एक अभिव्यक्ति के तौर पे, वो अभिव्यक्ति जिसकी आदत होती है डिस्क्रिमिनेट ना करना, नोट लग गया, है ना, और किसके खिलाफ ना करना, या तो डिस्क्रिमिनेट ना करना या फिर इंसाइट ना करना हेट्रेड को उन ग्रुप्स के खिलाफ जो कि इस तरह के चीज़ों पे आधारित हों, नस्ल पे, जेंडर पे, जाति पे, धर्म पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे, नेशनैलिटी पे, इमिग्रेशन स्टेटस पे। चलो आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। इट की वर्ब है इज सीन, दैट की वर्ब है टेंड टू। यहाँ पे नॉट टू से पहले क्यों आया, टू के बाद में क्यों नहीं आया, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट इतना ही है, नॉट कभी टू के बाद में नहीं आता, ठीक है ना, सबको पता होना चाहिए। इंक्रीजिंगली मतलब लगातार बढ़ते हुए तौर पे, है ना, हर रोज़ बढ़ते हुए तौर पे। टेंड टू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसके दो मीनिंग होते हैं, किसी काम को करने का आदी होना या किसी की देखभाल करना। चिल्ड्रन टेंड टू स्पीक ट्रूथ, चिल्ड्रन की आदत होती है, बच्चों की आदत होती है सच बोलने की। एंड मैनी डॉक्टर्स हैव डाइड वाइल टेंडिंग टू कोविड-19 पेशेंट्स, बहुत सारे डॉक्टर्स मर गए, डाई कर गए जब वो टेंड टू कर रहे थे, ख्याल कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे कोविड-19 पेशेंट्स का। तो टेंड टू फ्रेजल वर्ब है, दो मीनिंग रखेगी, अपने हिसाब से सही मीनिंग को आपको लगाना है ना सेंटेंस देख के। बढ़े आगे। कह द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम अ फ्री स्पीच डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन अ फॉर्मल इक्वालिटी among different viewpoints to one that discourages the targeting of any vulnerable section। अब बता रहा है दुनिया ने पिछले 40-50 साल में फ्री स्पीच के लिए अपना नज़रिया कैसे बदला है। कह रहा दुनिया, द वर्ल्ड, मूव कर चुकी है, और कहाँ से, अवे कर चुकी है, फ्रॉम यहाँ से, अवे मतलब दूर, और फ्रॉम बताएगा कहाँ से। तो कह रहा दुनिया मुड़ चुकी है दूर,
एक फ्री स्पीच के डॉक्ट्रिन से, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है फॉर्मूला, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है रूल, है ना, बिलीफ समझ लो। तो एक फ्री स्पीच के ऐसे फॉर्मूला से दुनिया मुंह मोड़ चुकी है, जो फॉर्मूला बेस था एक ऑफिशियल तौर पे या फॉर्मल तौर पे बराबरी का, और किसके बीच में, अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बीच में, अलग अलग नज़रियों के बीच में। अच्छा, कहाँ से कहाँ मुड़ी, कह रहे इस डॉक्ट्रिन से मुड़ी है, टू लगा के बता रहा है, वैसे वाले डॉक्ट्रिन तक, वन तक, जो डिस्करेज कर दे, जो आपको हतोत्साहित करे, आपकी हिम्मत को तोड़े, और किसके लिए, टारगेट करने के लिए किसी भी कमज़ोर सेक्शन को। तो आज से 50 साल पहले फ्री स्पीच का मतलब पता क्या था, आप मेरी सुनो मैं आपकी सुनूं, बस यही था फ्री स्पीच। अब दुनिया इस फॉर्मूला से दूर हट गई है, अब आ गई है ऐसे एक फॉर्मूला पे जिसमें मेरी तो आप सुनो और मैं आपकी भी सुनूं, लेकिन कुछ ऐसा ना बोल दें जो कोई कमज़ोर सेक्शन हो उसके बारे में उसकी भावनाओं को हम आहत करें। तो ऐसे फॉर्मूला पे दुनिया आ गई है। 100% अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, है ना। वर्ड की वर्ब है हैज़ मूव्ड परफेक्ट टेंस में, दैट की वर्ब है डिस्करेजेस, ये वन लगा है डॉक्ट्रिन के लिए, दूसरी बार ना आए तो हमने वन नाम के प्रोनाउन को यूज़ किया है और इसको एंटीसीडेंट लिया है दैट नाम के रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। वन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी रिलेटिव प्रोनाउन की सिंगुलर है। डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी की हिम्मत को तोड़ना। इसका बिल्कुल उल्टा है एनकरेज, किसी को हिम्मत बंधाना। ये दोनों करेज नाम के वर्ड से बने हैं। करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत, है ना। चलो अब इसमें देखने वाला कुछ और है नहीं, ये देख लेना व्यू पॉइंट। देखो व्यू पॉइंट का एक सिनोनिम है इन दोनों में से, पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में से व्यू पॉइंट का एक सिनोनिम है। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, ये चीज़ हम खबरी भी कर चुके हैं बहुत दिन पहले, सबको आनी चाहिए, पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। चलो देखो, पर्सपेक्टिव है व्यू पॉइंट का एक सिनोनिम। व्यू पॉइंट मतलब नज़रिया, दृष्टिकोण, इसका सिनोनिम है पर्सपेक्टिव। और ये दूसरा क्या है भाई, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी, एक्सपेक्टेड, फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है ना, प्रोस्पेक्टिव। द एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेन्ड अवे हिज बिजनेस पर्सपेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव टू द पर्सपेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। इस एंटरप्रेन्योर ने, इस व्यवसायी उद्यमी ने बड़े डिटेल में समझाया, एक्सप्लेन अवे किया उसके बिजनेस के नज़रिए को। अब देखो नज़रिया चाहिए यहाँ पे, प्रोस्पेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पर्सपेक्टिव नाम का नाउन। तो मैं क्या करूँगा, इसको निकाल देता हूँ। तो उसने अपने बिजनेस के नज़रिए को समझाया और किसको एक्सप्लेन अवे किया भाई, उन इन्वेस्टर्स को जो भावी इन्वेस्टर्स थे, जो एक्सपेक्टेड थे कि इसको लगता था कि इन्वेस्ट करेंगे, है ना, आने वाले टाइम में इसके इन्वेस्टर्स बन सकते थे। तो यहाँ पे भावी के लिए, एक्सपेक्टेड के लिए वर्ड यूज़ होगा प्रोस्पेक्टिव। चलो डिफरेंस है छोटा सा, दिमाग में रखा करो। द टर्म हेट स्पीच एंड कॉल्स फॉर लॉस दैट स्पेसिफिकली सीक टू पनिश इट arise from this inclusive understanding of the basis on which speech is restricted in modern democracies। कह रहा है जो टर्म है ना, ये जो चीज़ है हेट स्पीच जिसका नाम है, और कह रहा है जो आवाज़ है, जो कॉल्स है, जो डिमांड है लॉज के लिए, कानूनों के लिए। अच्छा कौन सा कानून, जो कि खास करके स्पेसिफिकली कोशिश करते हैं पनिश करने को। कह रहा है इसको, किसको, हेट स्पीच को। कह रहा है ये जो टर्म और ये जो कॉल्स हैं दोनों चीज़ें अराइज होती हैं और किससे, इस इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग से, इस इंक्लूजन करने वाली समझ से। कह रहा है उस बेसिस की, उस आधार की ऑन विच, जिसके ऊपर स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है पर समझ सकते हो आप, है ना। कह रहा है जो ये टर्म है हेट स्पीच और इसके लिए जो डिमांड आ रही है ना, और डिमांड किस लॉज की, ऐसे लॉज जो कि हेट स्पीच को पनिश करें। कह रहा है दोनों ही चीज़ें अराइज होती हैं इस इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग से, उस आधार की जिस आधार पे स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। तो आज अगर आप भारत के एक आज़ाद नागरिक हैं तब भी आप खड़े होकर के किसी को पब्लिक मंच पे गाली नहीं दे सकते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी में इस चीज़ को हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और इसी आधार पे इस टर्म और इस टर्म के लिए जो कॉल्स हैं दोनों की दोनों चीज़ें अराइज हो रही हैं, निकल करके आ रही हैं। समझ गए अब। चलो टर्म और कॉल्स की वर्ब है अराइज, दैट की वर्ब है सीक, ऑन विच मतलब जिसके ऊपर एक कंजंक्शन होती है, स्पीच रिस्ट्रिक्ट की गई है मतलब पाबंदी उस पर लगाई गई है। अराइज का मतलब होता है निकल करके आना, है ना, इमर्ज होना, मेटेरियलाइज होना, अपीयर होना। ये राइज और रेज वर्ब से अलग वर्ब है, उससे इसको कंफ्यूज मत कर लेना। राइज रेज में खुद में इतनी झगड़ा है, इतनी कन्फ्यूजन है ना, उनकी कन्फ्यूजन में अराइज को मत घुसा देना। कह रहा इन दिस बैकड्रॉप द प्रपोजल टू इनकॉर्पोरेट प्रोविजंस अगेंस्ट हेट स्पीच इन द पेनल लॉ इज़ क्वाइट वेलकम। तो कह रहा है इस बैकड्रॉप में,
ये ऊपर की पूरी तामझाम में इस पूरी पृष्ठभूमि को देखते हुए जो प्रपोजल आया ना, जो अभी ऑफर आया है इनकॉर्पोरेट करने का प्रोविजंस को, और किसके खिलाफ, हेट स्पीच के खिलाफ, और कहाँ पे, पीनल लॉ में, इंडिया के कानून में, आईपीसी में। कह रहे ये जो प्रपोजल है ना बड़ा ही वेलकम है, सबका इसको स्वागत है, सब लोग इसको अच्छा मानते हैं। समझ गए? प्रपोजल की वर्ब है इज, इनकॉर्पोरेट करना आप देख चुके हैं ऊपर, शामिल करना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कमेटी अपॉइंटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री टास्क विद रिकमेंडिंग चेंजेस इन क्रिमिनल लॉ इज नाउ सीकिंग टू फॉर्मुलेट न्यू प्रोविजंस दैट विल मेक हेट स्पीच अ सेपरेट ऑफेंस। अब बता रहा है हुआ क्या, मामला क्या है। कह रहा है एक कमेटी है जिसको अपॉइंट किया गया है हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये कमेटी वो वाली कमेटी है जो टास्क विद है, जिसको काम दे दिया गया है रेकमेंड करने का उन बदलावों को हमारे क्रिमिनल लॉ में। अब वो बदलाव आगे बताएगा। कह रहा है ये जो कमेटी है ना इस टाइप की, ये सीख कर रही है, कोशिश कर रही है फॉर्मुलेट करने की। फॉर्मुलेट का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, संस्थापित करना, है ना। तो ये बनाने की, सेटअप करने की कोशिश कर रही है नए कानूनों को, प्रोविजंस को, रूल्स को, जो कि बना देंगे हेट स्पीच को एक अलग से ऑफेंस। तो अभी तक तो क्या होता था, सरकार अपने को धमकाने के लिए पुलिस वाले भेज देती थी। अगर आप कोई गलत काम जो है सोशल मीडिया पे कोई गलत पोस्ट डाल दो, अब पुलिस वाले नहीं भेजेगी, मतलब भेजेगी तो सही, वो आपको कोर्ट में लेकर के जाएंगे। ऐसा इस कमेटी ने लॉ बनाने का कोशिश कर रही है, आपके ऊपर केस चला करेगा फुल, है ना। समझ के? कमेटी की वर्ब है इज सीकिंग, दैट की वर्ब है विल मेक, दैट आया प्रोविजंस के लिए। प्रोविजंस प्लूरल है तो वर्ब भी, वर्ब तो खैर विल लगी हुई है तो प्लूरल सिंगुलर एक ही है ना। फॉर्मुलेट करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, सेटअप करना। आगे बढ़े। कह रहा द टर्म हेट स्पीच may not be used, but the panel is examining recommendations made by the Law Commission and the expert committee headed by T.K. Vishwanathan on adding sections 153C and 505A to the Indian Penal Code। कह रहा है ये जो टर्म है ना हेट स्पीच, हो सकता है यूज़ ना की गई हो, ये सारे काम में ऑफिशियली हेट स्पीच नाम के वर्ड को, टर्म को यूज़ ही नहीं किया इन्होंने। तो कह रहे भले ये यूज़ ना की गई हो, लेकिन जो पैनल है वो एग्जामिन कर रहा है उन रिकमेंडेशंस को, उन सुझावों को जो दिए गए थे, बनाए गए थे, मेड किए गए थे हमारे वित्त आयोग के द्वारा, लॉ कमीशन के द्वारा, और उस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जिसकी अगुवाई में थे टी.के. विश्वनाथन। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए एग्जामिन कर रहा है? कह रहा है ये एग्जामिन कर रहा है ऐड करने के लिए सेक्शन ये वाला और सेक्शन ये वाला हमारे आईपीसी के अंदर। तो हेट स्पीच के ऊपर ही काम हो रहा है, लेकिन बिना हेट स्पीच के टर्म को यूज़ किए। ये ऐसा काम करने वाली ये पूरा पैनल है। समझ गए? पैनल की वर्ब है इज एग्जामिनिंग, टर्म की वर्ब है मे नॉट बी यूज्ड। ये मेड और हेडेड दोनों क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज, हैव, हैड के आ जाए, समझ लेना सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करेगी, है ना। कह द प्रपोज्ड सेक्शन 153C वुड टारगेट स्पीच दैट ग्रेवली थ्रेटन्स any person or group with intention to cause fear or alarm or incite violence towards them। अब ये दोनों की दोनों चीज़ें बता रहा है सेक्शन क्या काम करेंगे। तो पहले इतना ही पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा सेक्शन देखते हैं। कह रहे जो प्रपोज सेक्शन है 153C। प्रपोज क्यों है? सेक्शन अभी लगा थोड़े ना है, प्रपोज्ड है, अभी लग सकता है। कह रहे ये सेक्शन जो है टारगेट करेगा किसको भाई? स्पीच को। और कौन सी स्पीच? जो गंभीर तौर पे, ग्रेवली, चुनौती डाले, थ्रेटन करे, धमकी दे किसी भी इंसान को या ग्रुप को, और किस इंटेंशन से? इस इंटेंशन से, इस उद्देश्य से कि कॉज करे फियर को या फिर अलार्म को, एंग्जाइटी को। अच्छा, और क्या करे? और इनसाइट वायलेंस टुवर्ड्स देम एंड प्रिस्क्राइब अ सेंटेंस ऑफ 2 years इन प्रिजन फाइन। और या फिर वो इंसाइट करे वायलेंस को उन लोगों की तरफ। तो ये काम करेगा ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन। तो पहला काम तो इसका है वुड टारगेट, इस चीज़ को टारगेट करने का, है ना। अब देखो इसी सेक्शन का दूसरा काम है, ये सेक्शन जो है प्रिस्क्राइब करेगा एक सेंटेंस को 2 साल की प्रिजन में और एक फ़ाइन को। समझ गए ना। तो दूसरा काम करेगा इस तरह की चीज़ को प्रिस्क्राइब करने का, इस तरह की चीज़ का इंतजाम करने का। सेंटेंस होती है सज़ा, सेंटेंस। समझ गए? मेरा आपसे सवाल है सेक्शन की वो प्रिस्क्राइब क्यों है, प्रिस्क्राइब्स क्यों नहीं है, इसके आगे एस क्यों नहीं लगा हुआ? पहले एक बार मैं सेंटेंस में सब देखने वाली चीज़ें बताता हूँ, फिर बताऊँगा, ठीक है। सेक्शन की 2 वर्ब्स आई हैं, वुड टारगेट और प्रिस्क्राइब। दैट की वर्ब है थ्रेटन्स, ग्रेवली मतलब गंभीर तौर पे, इंसाइट करना मतलब भड़काना, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतजाम करना, सजेशन करना। प्रिस्क्राइब, सजेस्ट और प्रोवाइड फॉर एक दूसरे के सिनोनिम है। देखो यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्यों लिखा गया, प्रिस्क्राइब्स क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इसकी 2 वर्ब्स हैं, पहली है वुड टारगेट, दूसरी है वुड प्रिस्क्राइब। वुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने बाद में
हमेशा बेयर इन्फिनेटिव को लेती है। यहाँ भी वो लगी हुई है, बस दिख नहीं रही आपको बेयर इन्फिनेटिव को, इसलिए इसने यूज़ किया है। वैसे तो मैं आज आपको वुड के सारे यूज़ करवाने वाला था, वीडियो लंबी हो रही है, आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। देखता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ, अगर वीडियो लंबी हुई तो काट दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। कह रहा सेक्शन 505A ऑन द अदर हैंड proposes to punish speech or writing that causes fear or alarm among a group or provokes violence against it on grounds of race, religion, gender, sexual orientation, place of birth और disability। अब दूसरा सेक्शन बता रहा है, कह रहा है ये वाला जो 505A है ना, कह रहा है दूसरे हाथ पे ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ही प्रपोज करता है पनिश करने को ऐसे भाषण को या ऐसी लिखाई को, राइटिंग को, जो कि कॉज कर दे डर को या अलार्म को अमंग अ ग्रुप, एक ग्रुप के बीच में, और या फिर जो प्रोवोक करती है, भड़काती है हिंसा को इस ग्रुप के खिलाफ। और किस ग्राउंड पे? इन सभी ग्राउंड पे जो है रेस का, नस्ल का, रिलीजन का, जेंडर का, ओरिएंटेशन का, प्लेस ऑफ बर्थ का, डिसेबिलिटी का, है ना। समझ गए सेंटेंस। 505A की वर्ब है प्रोपोजेस, दैट की वर्ब है कॉजेज एंड प्रोवोक्स, और कंजंक्शन के बाद दैट ने दो वर्ब्स ली हुई हैं। चलो इसमें देखने वाला कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉस attracted criticism when it was formed last year, as many feared a hurried process without adequate and wide consultation। कह रहा है जो कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज है, ये कमेटी का पूरा नाम है ना, माइंड मत करना है, पूरा नाम है कमेटी का। कह रहा है ये जो कमेटी है ना, देखो मुझे कैसे पता लगा पूरा नाम है, हर अक्षर बड़ा है, फर्स्ट वाला कैपिटल लेटर है, समझ रहे हो। द फिर तो आना ही था बड़ा, फिर कमेटी का सी बड़ा, प्रेपोजिशन हमेशा छोटी होती है, रिफॉर्म का आर बड़ा, प्रेपोजिशन छोटी होती है, क्रिमिनल का सी बड़ा, लॉज का एल बड़ा। जब भी आप सब बड़े बड़े अक्षर देखो शुरू में, प्रेपोजिशन को छोड़ के समझ लेना वो एक ही चीज़ है, एक जो है प्रॉपर नाउन है। कह रहा है जो कमेटी है अट्रैक्ट करती है क्रिटिसिज्म को, इसने बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहा पास्ट टेंस में। कह रहा है जब ये फॉर्म की गई थी लास्ट ईयर, जब इसको बनाया गया था पिछले साल, कह रहा है क्योंकि एज बहुत लोग फियर कर रहे थे, बहुत लोग डर रहे थे। किस चीज़ को डर रहे थे भाई? एक झटपट की हुई प्रोसेस को, जल्दबाजी में की हुई कार्रवाई को, बिना एडिक्वेट और वाइल्ड कंसल्टेशन के, बिना ऐसी बातचीत के जो पर्याप्त भी हो और सबके साथ मिलजुल के हो, वाइड कंसल्टेशन हो। तो ठीक है, लास्ट ईयर इसको कोरोना के बीच में बनाया गया था, तो सब लोगों ने बोला क्यों बनाई है ये, कोरोना के बीच में ये क्या काम करेगी, किससे बात करेगी, है ना। बात किसी से करेगी नहीं और अपने आप ही कुछ रिकमेंडेशन दे देगी उल्टी सीधी, इसलिए इस कमेटी को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। समझ गए। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है, इट की वर्ब है, इट की वर्ब वॉज फॉर्म्ड, इस कमेटी की वर्ब अट्रैक्टेड, मैंने की वर्ब फियर्ड। हरी का मतलब होता है जल्दी करना, तो हरीड मतलब जल्दबाजी में किया हुआ कोई काम, है ना, रस्ट या हेस्टेड। कह रहा सम लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट सेड इट वाज नॉट इंक्लूसिव एंड क्वेश्चनड इट्स एबिलिटी टू गैदर अ वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन इन द मिस्ट ऑफ अ पैंडेमिक। अब वही बात कर रहा है, कई वकीलों ने और एक्टिविस्ट ने ऐसा कहा कि ये इंक्लूसिव नहीं थी, ये कमेटी सब लोगों को अपने दायरे में नहीं लेती थी, और इन्होंने ही क्वेश्चन भी कर दिया इसकी एबिलिटी को इकट्ठा करने की, वाइड रेंज ऑफ ओपिनियन को, बहुत सारे लोगों की राय को, और कब? बीचों बीच एक महामारी के। तो उन्होंने यही बोला, एक तो कमेटी में सारे मेंबर जो हैं हर जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव कमेटी नहीं है, और कैसे महामारी के बीच में राय को लेगी सबकी, हमें इस पर पूरा भरोसा नहीं है। एक्टिविस्ट की दो वर्ब है, सेड और क्वेश्चनड, इट की वर्ब है वॉज, इन द मिस्ट ऑफ मतलब बीचों बीच। कह रहा वाइल सच पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म रिमेन इट अपीयर्स दैट द पैनल वुड गो अहेड एंड मेक इट्स रिकमेंडेशंस सून। कह रहे जहाँ ऐसे पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म जो हैं, ऐसे मुद्दे जो हैं आलोचना के, वो अभी भी बाकी हैं, बने हुए हैं, है ना। कह रहे अभी ऐसा दिखाई देता है, इट अपीयर्स दैट, वो ये कि पैनल अब कंटिन्यू करेगा, गो अहेड करेगा और मेक करेगा अपनी रिकमेंडेशंस को, अपने सुझावों को बड़ा ही जल्दी। तो कह रहा है भले ही कितना भी क्रिटिसिज्म अभी भी बाकी हो, अब तो यही दिख रहा है कि पैनल बहुत जल्दी पूरा काम करके अपनी रिपोर्ट रखने वाला है। पॉइंट्स की वर्ब है रिमेन, इट की वर्ब है अपीयर्स, पैनल की वर्ब है वुड गो अहेड एंड वुड मेक। देख लेना वुड दूसरी बार लगा हुआ है ना, पैनल सिंगुलर है इसीलिए वर्ब को मेक लिखा गया, क्योंकि वुड के बाद आई है, नहीं तो यहाँ पे मेक्स होता। गो अहेड एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है प्रोसीड करना, आगे जाना, एडवांस करना, कंटिन्यू करना, है ना, मार्च करना। करे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हेट स्पीच प्रोविजंस इट मस्ट डायरेक्ट इट्स एफर्ट्स टू डिफाइन नैरोली द सेक्शंस इट proposes to formulate and avoid the pitfall of using vague and overboard terms that would fall foul of the constitution.
कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें हेट स्पीच के, अगर हेट स्पीच के हालातों की बात करें, इनकी प्रोविजंस की, तो इस पैनल को डायरेक्ट करना ही चाहिए अपने एफर्ट्स को, इस पैनल को भेजना चाहिए अपनी सारी कोशिशों को किस तरफ भाई, डिफ़ाइन करने की तरफ, बहुत ही साफ साफ नैरोली उन सेक्शंस को जिसको ये प्रपोज करता है फॉर्मुलेट करने के लिए, है ना। तो साफ साफ तरीके से डिफ़ाइन करना उन सेक्शंस को, उसमें लिखा हो पॉइंट वाइज ये होगा ये होगा ये होगा, तो हेट स्पीच हो जाएगी, है ना। तो पहला काम तो ये करना चाहिए। दूसरा काम, इट मस्ट अवॉइड, इसको अवॉइड भी करना चाहिए उस जोखिम को, पिटफॉल को, जो यूज़ करने का है वेग या अनक्लियर या फिर ओवर ब्रॉड टर्म्स को, ऐसी टर्म्स को या तो जो वो साफ़ नहीं है या ज़रूर से ज़्यादा ही ब्रॉड है ना, बस पूरा का पूरा सब दायरे में आ गया उनके, इतनी ब्रॉड है, तो ऐसी टर्म्स को भी यूज़ ना करे। अब ये टर्म्स वो होंगी दैट वुड फॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो टर्म्स जो हैं फ्यूचर में फॉल ऑफ कर सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इतनी ऐसी ब्रॉड सी टर्म बना दी कि 10-15 जो हमारे अधिकार हैं उनमें से किसी भी अधिकार में जाकर के जा भिड़ी, है ना, कोई भी जाकर के कोर्ट में चैलेंज कर देगा और इस लॉ को गिरा देगा। तो एकदम नैरो वाली जो है ना, नैरो इनको जो अपनी जो है सारी की सारी प्रोविजंस को रखना है, समझ गए। इट की 2 वर्ब्स हैं, मस्ट डायरेक्ट एंड मस्ट अवॉइड। सेक्शंस के लिए आया इट प्रोपोजेस, ओवर ब्रॉड होता है, ज़रूर से ज़्यादा ब्रॉड, अनडिफाइंड बोल सकते हैं। देखो ओवर ब्रॉड से, एक सेकंड रुक जाओ, ओवर ब्रॉड से ओवरबोर्ड और अबव बोर्ड को मत जो है ना कंफ्यूज कर लेना। अबव बोर्ड का मतलब होता है एकदम ऑनेस्ट, ओवरबोर्ड का मतलब होता है ज़रूर से ज़्यादा एंथुजियास्टिक। आपने बोला था संजीवनी बूटी लाओ, आप पूरा का पूरा वो पहाड़ी उठा लाए, समझ गए ना। जो काम करने को बोला आपने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा दिया, एंथुजियाज्म दिखा दिया। तो ओवरबोर्ड होता है ज़रूर से ज़्यादा एंथुजियास्टिक, ये होता है एकदम ऑनेस्ट, और ओवरब्रॉड होता है अनडिफाइंड, जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉल ऑफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट में आना, झगड़े में आना। कैरस सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इट मे बी रिकॉल्ड वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट फेल्ड टू डिफाइन सम टर्म्स दैट सॉट टू क्रिमिनलाइज ऑफेंसिव एंड अनोइंग मैसेजेस। अब बता रहा है पास से हमें शिक्षा लेनी होगी। 66A जो सेक्शन है इस एक्ट का, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, फिर से याद कर सकते हैं। स्ट्राइक डाउन किया गया था, गिरा दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कह रहे क्योंकि ये फेल करता था, ये नाकामयाब होता था परिभाषित करने में, डिफाइन करने में कुछ टर्म्स को, जो टर्म्स कोशिश करती थी क्रिमिनलाइज करने की, किसको, ऑफेंसिव और एनोइंग मैसेज को। क्रिमिनलाइज करना मतलब क्रिमिनल बनाना। अगर ऑफेंसिव या एनोइंग मैसेज किसी ने आपको कर दिया या आपने किसी को कर दिया, ऐसी चीज़ों को भी सरकार क्रिमिनलाइज बनाने की कोशिश कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को गिरा दिया था क्योंकि सरकार ने साफ साफ तरीके से बताया नहीं था कौन से मैसेज अनोइंग है और कौन से मैसेज अनोइंग नहीं है। तो कह रहा आप ये भी याद कर लेना, पहले वाला भी गिर चुका है, ये ना गिर जाए कहीं। 66A की वर्ब है वॉज स्ट्रक डाउन, इट की वर्ब है मे बी रिकॉल्ड, इट की वर्ब है मे बी, इट की वर्ब है फेल्ड। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है गिरा देना, ओवर रूल करना, ओवरटर्न करना, सेट असाइड करना, कैंसिल करना, है ना। किसी भी लॉ को, किसी भी चीज़ को गिरा देने के लिए स्ट्राइक डाउन नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा है अपहोल्ड करना, बनाए रखना, मेंटेन करना, है ना। तो दोनों एंटोनिम है एक दूसरे के। चलो आगे बढ़ेंगे, क्विज में यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। कह रहा एवर सिंस दिस 15 डिसीजन सम गवर्नमेंट सी अ लैकुना इन लॉ कंसर्निंग ऑफेंसिव मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट। कह रहे जब से ये डिसीजन आया 2015 का, तब से ही, और कब से, 2015 के इस डिसीजन से कुछ सरकारें देखती हैं एक कमी को, एक लैकुना को, एक गैप को। और किस में, लॉ में, कानून में। और कौन सा लॉ, जो कंसर्न करता है ऑफेंसिव मैसेजिंग को इंटरनेट के ऊपर, जो रिलेटेड है ऑफेंसिव मैसेजिंग से इंटरनेट के ऊपर। तो कह रहे तब से ही आज तक सभी सरकारों को कमी फील होती है कि ऑफेंसिव मैसेजिंग को लेकर के हमारे पास किसी लॉ को होना चाहिए, उसकी है हमें कमी। गवर्नमेंट्स की वर्ब है सी, लैकुना का मतलब है गैप, कैविटी, मिसिंग पार्ट, है ना, किसी चीज़ की कमी। कह रहा इफ एट ऑल न्यू सेक्शंस आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इट शुड बी क्लियर दैट व्हाट इज सॉट टू बी पनिश्ड इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस और एडवोकेसी ऑफ हेट्रेड। इतना ही पढ़ूंगा, लंबा सेंटेंस है। कह रहा अगर इफ़ एट ऑल, बिल्कुल भी, नया सेक्शन आर टू बी इंट्रोड्यूस, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। कह रहा है अगर कुल मिलाकर के इन सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया भी जाता है, एट ऑल, है ना, सब चीज़ों के बावजूद, तो कह रहा है ये बात क्लियर होनी चाहिए दैट वो ये कि जो चीज़ कोशिश की जा रही है पनिश करने की,
व्हाट इज सॉट टू बी पनिश्ड, जिस चीज़ को कोशिश बनाई जा रही है कि दंड दिया जाए, वो चीज़ होनी चाहिए इंसाइटमेंट टू वायलेंस, हिंसा को भड़काना, या फिर हेटरेट की एडवोकेसी, घृणा की तरफदारी। कह रहा और ये काम कैसे होगा, ये दोनों चीज़ें पोज करते हुए, पोजिंग एन इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर और ए टारगेटेड ग्रुप, ये दोनों ही चीज़ें वो होंगी जो पोज करती हूँ एक फटाफट से आने वाली चुनौती को, इमिनेंट थ्रेट को, पब्लिक ऑर्डर को, लोगों में ऑर्डर को, और या फिर एक टारगेटेड ग्रुप को, किसी समुदाय विशेष को। समझ गए ना। तो कह रहा अगर ये पूरा का पूरा जो है सारा सेक्शन है आप लगाने वाले हो तो इस चीज़ की पुष्टि कर देना, ये बात बिल्कुल साफ हो कि सिर्फ और सिर्फ ये तभी लगे जब किसी को हिंसा के लिए भड़काया जाए या घृणा वाली बात की जाए, हेट्रेड वाली, नफरत वाली एडवोकेसी हो, और ये दोनों ही बातें तब हों जो कि एक इमिनेंट थ्रेट बने, या तो समाज में ऑर्डर के लिए या फिर किसी समुदाय विशेष के लिए। पब्लिक ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था, है ना, लोग सड़कों पे आ गए हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया है ना, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पोजिंग आया एक एडजेक्टिव बन के इन दोनों चीज़ों के लिए, इंसाइटमेंट के लिए और एडवोकेसी के लिए, सब्जेक्ट वर्ब मैच कर रहे हैं। इसकी वर्ब है पूरा का पूरा क्लोज वर्ड से बनने वाला, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। इस टू एम टू आर टू कर चुके हो, बीच में गोइंग फंसा दो, आर गोइंग टू, है ना, बीच में गोइंग लगाओगे तो इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको, इस टू एम टू आर टू का। कह रहा ओनली देन विल इट बी अ वैलिड कर्ब ऑफ फ्री स्पीच, कह रहा महज तभी जाकर के ये होगा एक सही नियंत्रण, सही लगाम, किस पे, फ्री स्पीच पे। तो लगाम लगानी है लेकिन सही होनी चाहिए, अभिव्यक्ति के अधिकार की हमें जो है उसको नहीं तोड़ना है, फ्री स्पीच को कर्ब करना है। समझ गए। अब आपसे एक सवाल है लास्ट में, ओनली देन के बाद में इन्वर्जन क्यों हुआ है, कौन सा ऐसा रूल लग गया भाई जिसमें इन्वर्जन करना पड़ गया। चलो मैं बता दूं, मैं ही बताऊंगा, अब आप थोड़ा ना बताओगे, बताना कमेंट्स में जिसको पता हो। अब मैं तो बता ही रहा हूँ, ये सारी की सारी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, सेंटेंस के शुरू में आ जाए क्लोज की तो क्लोज को इन्वर्ट कर देती हैं, है ना। कौन सी हैं, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, ओनली देन, नॉट ओनली, ओनली लेटर। देखा, तो ये ओनली लेटर आया ना यहाँ पे, ओनली देन आया, तो ओनली देन के क्लोज के शुरू में आ जाने की वजह से हम यहाँ पे इन्वर्जन को कर रहे हैं। ये हमारा ग्रामर सीरीज़ का पार्ट नंबर 19 है या 20 है, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में आपको करवाया हुआ है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ही विल गेट अ बेल इन नो वे, वो किसी भी तरीके से एक बेल को नहीं पाएगा, है ना, कुछ भी हो जाए उसको बेल नहीं मिलेगी, इन नो वे यही बताता है। देखो यहाँ पे पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर की मर्जी हुई, इस एडवर्ब को उसने शुरू में लाने की कोशिश की, यहाँ पे कोमा भी लगा दिया और इसका आई भी बड़ा कर दिया, तब ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। कैसे भाई, अब ये शुरू में आ गया ना तो सेंटेंस इन्वर्ट करेगा। विल को उठाओ, विल को उठाओ, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले रख दो। इन नो वे विल ही गेट अ बेल, समझ गए ना। वैसे ही विल गेट अ बेल अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, लास्ट में पढ़ा तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर की मर्जी हुई शुरू में रखने की तो फिर से वही काम करना है, विल को उठाना है और यहाँ पे लगाना है। इन अंडर नो सर्कमस्टेंसेस का मतलब है किसी भी हालात में नहीं, किसी भी सर्कमस्टेंस में नहीं उसको मिलेगी बेल। वैसे ही वी हैव नेवर बीन टू एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, हम कभी भी इंडिया के बाहर नहीं गए हैं, सेंटेंस सही है। लेकिन अगर नेवर को शुरू में ले आया एग्जामिनर और आपसे पूछ लिया भाई क्या करना है, तो क्या करोगे, आप इस हैव को उठाओगे और वी से पहले लगा दोगे और वी का डब्ल्यू छोटा कर दोगे। नेवर हैव वी बिन टू एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, ये बिन को मत उठा लाना, हैव को ही उठाना है खाली, है ना, बिन को नहीं उठाना। तो ऐसे होता है इन्वर्जन इन सभी के सभी नेगेटिव एडवर्ब्स के बाद। चलो थोड़ा मुश्किल था आज का, आज डोज भी आपकी ज़्यादा होगी, 3-4 पॉइंट मैं काटूंगा ग्रामर के, है ना, बहुत सारे डाल दिए मैंने भी जोश जोश में, पर वीडियो को 40 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, फटाफट से इस क्वेश्चन को कर दो सॉल्व, या मैं करवाऊँ, चलो मैं करवा देता हूँ। ओनली लेटर, देखो ओनली लेटर सेंटेंस शुरू हो रहा है, एक बार सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, मुझे आइडिया लग गया, शुरू ओनली लेटर से हो रहा है तो क्या होगा, सेंटेंस में ओनली लेटर के बाद में इन्वर्जन तो हो गई। कह रहा ओनली लेटर द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट द नेशन नीड्स अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन टू कर्ब द हेट स्पीच, बाद में जाकर के ही सरकार को रियलाइज़ हुआ, ओनली लेटर मतलब बाद में जाकर के, तो बाद में जाकर के ही सरकार को रियलाइज़ हुआ कि देश को ज़रूरत है एक ऐसे कानून की जो कर्ब करे, नियंत्रण लगाए हेट स्पीच पे। और कब बाद में जाकर के, व्हेन सेवरल सोशल मीडिया यूजर्स स्टार्टेड गोइंग अबव बोर्ड विद देयर पोस्ट ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज, जब बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने शुरू कर दिया अबव बोर्ड जाना अपनी पोस्ट के साथ में
कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे। अबोवबोर्ड, ओवरबोर्ड, अबोवबोर्ड आप देख चुके हो। अबोवबोर्ड का मतलब होता है ज़्यादा उत्साहित हो जाना, बहुत ज़्यादा जोश में आ जाना, है ना, जोश में बहुत ज़्यादा बोल देना, लिख देना। समझ गए। अब आ जाओ सेंटेंस में क्या करना है। पहले तो पकड़ लो ओनली लेटर को। ओनली लेटर के बाद क्या होगा, इन्वर्जन होगा। सब्जेक्ट से पहले आएगी वर्ब। अब वर्ब आएगी तो यहाँ पे रियलाइज़ की हेल्पिंग वर्ब को निकालना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। तो ओनली लेटर के बाद में क्या आना चाहिए भाई, डिड आना चाहिए। तो डिड एक तो यहाँ आ रहा है और एक डिड यहाँ आ रहा है। ओनली लेटर डिड द गवर्नमेंट रियलाइज या ओनली लेटर डिड द गवर्नमेंट रियलाइज्ड। अगर आप समझदार हो तो अच्छे जानते हो डिड, डू, डज इनके बाद में आता है तो वर्ब का बेयर इंफिनिटिव आता है। यहाँ पे रियलाइज्ड आ ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ रियलाइज आएगा। सी आपका आंसर है। लंबा ज़रूर बनाया था लेकिन देखते ही सॉल्व होने वाला था। जिसने इसमें डूबने की कोशिश की होगी इस क्वेश्चन में 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, है ना। यहाँ पे मैंने ओवरबोर्ड यूज़ किया है जो कि सही है। कहीं कहीं मैंने अबव बोर्ड यूज़ किया है। अबव बोर्ड नहीं यूज़ करना है हमें, यहाँ पे ओवरबोर्ड यूज़ करना है। ऐसे यूजर्स जो बहुत ज़्यादा लिख गए जोश में, है ना, अबव बोर्ड हो गए अपनी पोस्ट के साथ। चलिए सी आंसर हो गया। दूसरा क्या है भाई, क्लोज टेस्ट। थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, एक आधा क्वेश्चन ही मुश्किल है इसमें, है ना। 4 हैं, 4 में से 3 कम से कम सबके सही होने चाहिए। कमेंट्स में मुझे रिप्लाई देना 5 में से कितने आपको मिले, और फर्स्ट कमेंट से मेरे आंसर से मैच भी कर लेना अपने आंसर्स को, ठीक है। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।